यादों का सिलसिला। कार्यक्रम में हमारे कदम रुक गए थे वहां जहां मदन मोहन के दोनों बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विकलता से याद कर रहे थे अपने संगीतकार पिता को। जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां। हमने आपसे वादा किया है कि लगातार 3 हफ्तों तक गूंजेंगी यादें मदन मोहन की। हमारे साथ मौजूद हैं संगीतकार मदन मोहन के सुपुत्र संजीव कोहली और समीर कोहली, और मौजूद हैं उनकी अनगिनत संगीत रचनाएं। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। संजीव कोहली और समीर कोहली से बातें कर रहे हैं पत्रकार रविराज प्रणामी, और ये है दूसरी कड़ी मदन मोहन के मुरीद साथियों। आज विविध भारती के इस स्टूडियो में हमारे साथ है उनके दोनों बेटे संजीव मदन मोहन कोहली और समीर मदन मोहन कोहली। आप दोनों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। आप हैं संजीव जी, और समीर जी आपका भी स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब ये जानते हैं कि मदन जी बहुत ही डिसिप्लिन को पसंद करने वाले थे, तो उनकी शख्सियत घर में कैसी रही, और ख़ास तौर से ये क्या अनुशासन उनका पूरे घर में भी लागू होता था? बिल्कुल, अनुशासन तो बहुत पसंद, वो वक्त के बड़े पाबंद हमेशा, और क्लीनलीनेस सफाई का बहुत शौक। अक्सर हम देखते थे कि वो खुद डस्टर लेके घर की डस्टिंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, अपने ग्लासेस को साफ करने का बहुत शौक। मतलब एक अजीब किस्म का शौक, और शौकीन इंसान जिसे कह सकते हैं आप। छोटी छोटी चीज़ों का बहुत शौक था। कितने सारे शौक थे उनके? उन्हें जैसा कि बताया संजीव जी ने कि कार ड्राइविंग का शौक था। छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है, जयदेव जी ने मुझे बताया था एक बार कि उनके कुछ दोस्त आए थे लंदन से। ये शायद उनकी गुजरने के करीब 1 साल पहले की बात है, और उन्हें पूरा हिंदुस्तान दिखाने के लिए वो गाड़ी में ले गए, और वापसी पे करीब रात का वक्त था, और सुना कि नासिक के एक जंगल के पास वो गाड़ी रुक गई, और वो एक ऐसी जगह रुक गई और ख़राब हो गई कि वहाँ मैकेनिक मिलना तो दूर, वहाँ इंसान को कहीं नामो निशान नहीं। और वो बड़े घबरा गए कि कहते कि मेरे गेस्ट हैं गाड़ी में और रात का वक्त है। तो सुना है कि उन्होंने सिर्फ वो गाड़ी के बॉनेट के पास जाके खड़े हो गए, और उससे गाड़ी को कभी कभी प्यार से बेबी कहते थे। कहते बेबी, आप मुझे इस तरह लेट डाउन नहीं कर सकती, मेरे दोस्त हैं, वो क्या समझेंगे कि आपने मुझे ऐसी जगह पे आके दगा दे दिया। और यकीन मानिए कि उन्होंने 2 मिनट के बाद गाड़ी स्टार्ट की, और गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। तो इस किस्म के किस्से भी हुए हैं। गाड़ी से तो बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। और आपने ये जिक्र किया तो उनको अभी खाना बनाने का बहुत शौक, और हर वक्त जब वो खाना बनाना चाहते थे शॉपिंग के लिए खुद जाते थे मार्केटिंग। संडे को 6 बजे उठाया जाता था, जो हमारी छुट्टी होती थी, और कहा उठो चलो मेरे साथ मटन खरीदना है और सब्जियां खरीदनी है, आज रात को मैं खाना बना रहा हूँ। तो वो शॉपिंग भी सुबह सुबह हमको फ्रेश सब्जियां लेने वगैरह वो खुद जाते थे, और खुद अपने हाथ से चुनते थे, और फिर वापस आके खुद बनाते थे। और फिर शाम को या तो सिर्फ हम परिवार वाले होते थे, या कोई ना कोई उनका संगीत का साथी, लता जी हो या कोई म्यूजिक डायरेक्टर हो, उनको बुलाया जाता था। खास करके जिस दिन गाना कोई बहुत अच्छा उन्होंने रिकॉर्ड किया हो और वो बार बार लोगों को सुनाना चाहते थे, तो उस गाने से जुड़े लोग, क्योंकि उस वक्त क्या था कि कैसेट नहीं थे। मदन जी एक म्यूजिक डायरेक्टर थे जो अपने स्पूल्स पे कभी कभी वो गाना ट्रांसफ़र ले लेते थे, जो आम होता नहीं था, लेकिन वो करवा लेते थे। तो वो गाना आके अपने बड़े टेप रिकॉर्डर पे रात को सुनना, खाना खाना साथ में। तो ये यादें हैं। और उनको स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। हर क्रिकेट मैच में ब्रेबॉर्न स्टेडियम पे वो ज़रूर होते थे। रेसलिंग का बहुत शौक था। दारा सिंह उनके करीबी दोस्त थे, तो हर दारा सिंह के मैच में हमें ले जाया जाता था। और बिलियर्ड्स के बड़े शौकीन,
स्विमिंग के बड़े शौकीन और हर चीज में माहिर। बिलियर्ड मैच अगर खेलेंगे तो वो उनको जीतना ही था। बहुत वैरायटी थी उनमें। और उस वक्त के संगीतकारों में ये एक साहब माने जाते थे। साहब मतलब क्योंकि वो सूट पहनते थे, अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलते थे, उनका चलन थोड़ा मॉडर्न था, लेकिन संगीत देखिए उतना ही इंडियन, उतना ही ट्रेडिशनल, लेकिन उनकी पर्सनालिटी पे लोग अभी भी उनको बहुत याद करते हैं। बिल्कुल सही है। और सुना है कि बहुत ही लेविश लाइफ भी जीते थे। जब उनका बर्थडे वगैरह मनाया जाता था तो पूरे होटल में जो भी होता था उनको अपनी तरफ जाने अनजाने सभी लोगों को ट्रीट भी करना उनका एक वो था। हाँ, मुझे याद आ रहा है, हम लोग एक बार एक छुट्टी मनाने गए थे मसूरी। 1967 या 68 की बात है। और उस जमाने में जो सबसे बड़ा होटल था मसूरी में, सवॉय होटल, हम लोग वहाँ ठहरे थे। पहले तो बच्चे और मम्मी साथ में गए थे। उन्होंने कहा मैं बाद में कुछ दिनों के बाद आऊँगा। और वो जब आए तो उस मई का महीना और होटल एकदम जैम पैक्ड, करीब 300 350 लोग रह रहे थे। और 2-3 दिन तो उन्होंने हॉर्स राइडिंग की, अपने आप को थोड़ा बिजी रखा। मेरी मदर से कहा उन्होंने कि आप इस होटल की जो मालकिन हैं, आप तो उनको जानती हैं अच्छी तरह, सहेली हैं आप। कहते मैं जितने भी लोग ठहरे हुए हैं इस होटल में, मैं सबके लिए खाना बनाना चाहता हूँ। तो मेरी मदर पहले तो बड़ी हैरान हो गई। तो उन्होंने कहा मैं पूछ लेती हूँ उनसे, अगर उन्हें एतराज़ ना हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर उन्हें तकलीफ ना हो तो वो ज़रूर बनाएं। तो उन्होंने जो लोग हमारे लिए घोड़े लेके आते थे, जिसके साथ हम हॉर्स राइडिंग पे जाते थे, उनसे पता किया कि वहाँ पे मटन कहाँ से अच्छा मिलेगा। और सब तैयारियाँ करके उस होटल की टेनिस कोर्ट से उन्होंने 4 हांडियाँ लगाई। उन्होंने 350 लोगों के लिए खाना बनाया। वो हर गेस्ट के कमरे पे जाके खुद नॉक करके दरवाजे पे कहा कि संडे की दोपहर आप लोग प्लीज़ आके मेरे साथ खाना खाएं। और कुछ और दिन रुकने वाले थे वहाँ पर। अगले ही दिन मेरी मदर से कहा कि मेरी छुट्टी पूरी हो गई, मैं वापस जा रहा हूँ, आप बच्चों को लेके आ जाइएगा बाद में। तो खाना खिलाने का और लोगों को एंटरटेन करने का वाकई बहुत ज़्यादा शौक था। आपने डिसिप्लिन की बात की, तो कुछ किस्से उनके काम से जुड़े हुए जो डिसिप्लिन है, एक कहानी शायद लता जी पहले सुना चुकी हैं, लेकिन मैं दोहराना चाहूँगा। एक गाना था नैनों में बदरा छाए, फिल्म मेरा साया का, वो रिकॉर्ड हो रहा था। और बड़े बड़े म्यूजिशियन थे, शिव कुमार शर्मा जी संतूर पे थे, रईस खान सितार पे थे, लेकिन कोई रिदम वाले गलती बार बार कर रहे थे। उस वक्त क्या था रवि जी की रिकॉर्डिंग एक साथ होती थी, ये 60s की बात है, मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, तो सिंगर और म्यूजिशियंस को साथ में परफॉर्म करना पड़ता था। तो अगर म्यूजिशियन गलती करे, वो गाना उसी वक्त रोक दिया जाता था, फिर से दोबारा रिकॉर्ड किया जाता था। तो ये चलता रहा और करीब 12-13 टेक ऐसे कोशिश हुई, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड गाना भी था और बहुत क्लासिकल गाना है, भीम पल्लासी पर आधारित। तो वो गाना कट होता गया और ये इतने चिढ़े मदन जी कि उन्होंने जाके अपने हाथ से स्टूडियो का जो शीशा होता है कंट्रोल रूम और सिंगर की बूथ के बीच, इतनी जोर से मुक्का मारा कि वो शीशा टूट गया। उनका हाथ में मतलब खून बहने लग गया। जल्दी से पट्टी बांध दी और कहा, लोगों ने कहा इस हॉस्पिटल ले चलने का, बिल्कुल नहीं, जब तक ये गाना या बीट रिकॉर्ड नहीं होगा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। और अगला टेक परफेक्ट हुआ। ये किस्सा लता जी सुनाती हैं और वो कहती हैं मैं इतनी थक गई थी गा गा के, लेकिन हम इतना डर गए और घबरा गए मदन जी को देख के, फिर शायद जो गाना हमने फाइनली रिकॉर्ड किया वो इसी वजह से इतना अच्छा हुआ। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाय, ऐसे में मोहे गरबा लगा ले, नैनों में बदरा छाए।
एक और किस्सा याद आ रहा है मुझे, भूपिंदर जी ने मुझे बताया, मौसम फिल्म का गाना रिकॉर्ड हो रहा था और उस जमाने में मदन जी एक बंगला बना रहे थे अपने लिए लोनावला में, तो वो अक्सर वहां जाया करते थे, वहां बंगले की कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करने के लिए। तो मंडे सुबह की रिकॉर्डिंग थी और उन्होंने गुलजार साहब से और भूपी जी से कहा था कि मैं सीधा स्टूडियो पहुंच जाऊंगा, आप लोग पहुंचे, मैं 11 बजे के करीब पहुंच जाऊंगा, 11:30 बजे हम गाने की रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। और उस जमाने में मोबाइल फोन तो थे नहीं, पुराना बॉम्बे पूना का हाईवे था, वो वहां से आ रहे थे और 11:20 11:25 हो गए थे और ये लोग सब बड़े हैरान थे कि मदन जी जो वक्त के इतने ज्यादा पाबंद, वो अभी तक पहुंचे नहीं और उन्हें कांटेक्ट भी कैसे किया था क्योंकि कोई फोन का जरिया था नहीं। तो भूपी जी कहते कि मैं नीचे खड़ा था फिल्म सेंटर स्टूडियो के नीचे गेट पे और मैंने देखा कि करीब 11:30 बजे एक ट्रक आके रुका फिल्म सेंटर के गेट पे और ड्राइवर उतरा अपनी सीट से और उसने पैसेंजर सीट में से मदन जी को हेल्प करके बाहर निकाला और कहते उनको लेते हुए आए, कहा कि मैं बॉम्बे पूना के हाईवे से आ रहा था और इनका एक बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया बॉम्बे पूना के हाईवे पे और मैंने देखा कि एक पत्थर पे बैठे थे और सर पे थोड़ी सी चोट आई थी। हम सब ने उनसे कहा कि मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। उन्होंने कहा मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे पहले अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाना है। और भूपी जी ने भी कहा कि मैंने उनसे कहा कि मदर जी प्लीज लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। उन्होंने कहा नहीं, पहले मैं ये गाना रिकॉर्ड करूंगा उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। मतलब गाड़ी उनकी चकनाचूर हो चुकी थी, वो बिल्कुल वो वैली में गिर गई थी। और देखिए कि 1 साल बाद वो खुद गुजर गए, मतलब 1 और साल उनको शायद भगवान ने दिया ताकि वो कुछ और काम कर सके। सब अगेन लाइक ऐसे डेस्टिनी। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। संजीव जी, हम बातचीत कर रहे थे मदन जी के डिसिप्लिन की। वैसे तो बहुत ही बड़ी और विशाल शख्सियत उन्होंने पाई, बहुत सारे शौक उनके रहे हैं, खेलकूद में रुचि रही, कार ड्राइविंग का जैसे हम चर्चा कर चुके, घूमने फिरने का, खाना बनाने का, खिलाने का, और भी क्या क्या शौक रहे। और उनके डिसिप्लिन, उनका दिन कैसे शुरू होता था? वो कसरत करते थे, जो आजकल ट्रेनिंग होती है बॉडी की ट्रेनिंग, वो बहुत उनमें बिलीव करते थे। उनके पास एक ट्रेनर आता था और मैं तो बहुत छोटा था, वो कहते तुम भी करो। तो पहले से ही उनको अपने मसल्स का बहुत शौक था। टी शर्ट पहनते थे टाइट और लोगों को दिखाते थे मेरे मसल्स तुमने देखे हैं। दारा सिंह के साथ ये हमेशा इनका चलता था कि तुम्हारे मसल्स बड़े हैं कि मेरे बड़े हैं। बहुत शौक था अपने आप का ख्याल रखने का। आपने डिसिप्लिन की बात की तो उनके काम से जुड़ी 1-2 बातें मुझे याद आ रही हैं, जिसमें डिसिप्लिन और नो कॉम्प्रोमाइज इन वर्क, चाहे चले ना चले, बट जो उनकी सोच थी उस पर वो हमेशा उसी पे कायम रहते थे। ये किस्सा एक है कि जहां आरा फिल्म, जिसके गाने बहुत लोगों को पसंद थे, फिर वही शाम वही गम वगैरह, बहुत गाने अच्छे थे। तो उस फिल्म के दौरान 1964 में रिलीज हुई, तो गाने 62-63 में रिकॉर्ड हो रहे थे। और ओम प्रकाश जी एक्टर उसके प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर विनोद कुमार जी थे। तो उस वक्त क्या था कि हालांकि रफ़ी साहब के इतने गाने मदन जी के थे और हम सब रफ़ी साहब के क्रेजी फैंस हैं, तलत साहब के भी, लेकिन उस वक्त रफ़ी साहब की 1-2 फिल्में ऐसी आई थी, गाने याहू, जंगली उसी वक्त आए थे। और मदन जी को शायद लगा कि जहां आरा के गाने बहुत ही एक मुगल पीरियड फिल्म थी और उसकी मतलब चाहते थे कि थोड़ा सिंगिंग स्टाइल रफ़ी साहब का ये अंदाज शायद उसमें ना आए, और वो इस बात पे अड़ गए कि मैं तलत महमूद से गवाऊंगा। और तलत महमूद साहब ने कुछ सालों तक गाया नहीं था बीच में, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रही थी और दौर बदल रहा था शायद। तो मदन जी ने जिद की, डायरेक्टर ने कहा नहीं, ये गाने सिर्फ रफ़ी गाएंगे, रफ़ी साहब का नाम इतना हो गया था। लेकिन मदन जी ने कहा नहीं, रफ़ी से मैं 2 गाने ज़रूर गवाऊंगा, लेकिन ये 3 सोलोज जो हैं ये मैं सिर्फ तलत से गवाऊंगा। और बहुत झगड़ा हुआ और मदन जी ने कहा या तो मैं फिल्म छोड़ देता हूँ या फिर मैं ये गाने अपने पैसों से रिकॉर्ड करूंगा, तुम्हें रखना है रखो, नहीं तो ये गाने फिर मेरे हो गए। और वो गाने रिकॉर्ड हुए और वही तलत साहब की आवाज़ में रहे। और इनकी जिद थी कि मुझे मालूम है मेरे गाने के लिए क्या आवाज़ ज़्यादा सूट करेगी। रफ़ी साहब ने भी गाया उस फिल्म में, लेकिन तलत साहब के गाने ज़्यादा चले। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई
को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। फिर तेरी जुल्फ की रुखसार की बातें होंगी। हिज्र की रात मगर प्यार की बातें होंगी। फिर मोहब्बत में तड़पने की कसम खाई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो। जो अधूरी रही वो बात कभी हो के न हो। मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। अब देखिए लैला मजनू 1976 में रिलीज हुई, जो उनकी जाने के बाद, लेकिन रिकॉर्डिंग 74 में की हुई। उस वक्त बिल्कुल वही सिचुएशन थी। किशोर दा का बहुत नाम हो गया था, रफ़ी साहब की तबीयत थोड़ी कम अच्छी रहती थी और उन्होंने कम गाया। मदन जी ने कहा कि मैं रफ़ी साहब को एक गाना दूंगा और रफ़ी साहब को लोग बहुत प्यार करेंगे। तो तुम जो मिल गए हो जब रिकॉर्ड हुआ, मदन जी ने कहा अब मैं रफ़ी से ही लैला मजनू में गवाऊंगा। ये जिद फिर शुरू हो गई। रवेल साहब जो डायरेक्टर थे, एच.एस. रवेल, उन्होंने कहा नहीं, ऋषि कपूर हीरो है, यंग लड़का आ गया है, किशोर की आवाज़ ज़्यादा सूट करेगी। हालांकि ऋषि के लिए उस वक्त शैलेंद्र सिंह जी भी गाते थे, लेकिन मदन जी ने कहा नहीं, ये लव एपिक है, इसमें रफ़ी ही होंगे। तो उन्होंने जिद करके फिर रफ़ी साहब से ही गवाया और उस फिल्म से रफ़ी साहब और ऋषि कपूर की एक जोड़ी बनी, जो बाद में जाके फिर सरगम, अमर अकबर एंट्री वगैरह में बहुत पॉपुलर। तो वो जिद पे थे कि जो मुझे चाहिए वही होगा, मैं काम छोड़ दूंगा, लेकिन ये मेरी जिद है। ये दावा ये दावा ये दावा आज दुनिया भर से मनवाने की खातिर। ये दावा आज दुनिया भर से मनवाने की खातिर। ये दावा आज दुनिया भर से मनवाने की खातिर। ये दीवाने की जिद है, जिद ये दीवाने की जिद। हाँ ये दीवाने की जिद है, अपने दीवाने की खातिर। तुम्हारी याद आए। रईस खान साहब, समीर आप बताना चाहेंगे रईस खान का उनका क्या रिश्ता था? उसमें एक डिसिप्लिन की बात भी है। हाँ, मैंने सुना है कि मदन जी के दोस्त थे मरहूम विलायत खान साहब, जिन्होंने मदन जी की शुरुआती फिल्मों में काफ़ी उनके लिए बजाया भी और बहुत करीबी मित्र था। तो एक दिन वो आए मदन जी के पास, उन्होंने कहा कि मेरा भांजा है रईस, ये बहुत खूबसूरत सितार बजाता है और मैं चाहता हूँ कि कभी आपको मौका मिले तो इनसे भी बजाएं आप। मदन जी ने उन दिनों में एक गाना रिकॉर्ड किया था,
AVM प्रोडक्शंस मद्रास की एक पिक्चर पूजा के फूल खिले, मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है, तो बैठे बैठे बातचीत चली थी, तो उन्होंने कहा मैं आपको सुनाता हूँ, मैंने ये गाना 2-3 दिन पहले ही रिकॉर्ड किया है, शायद पसंद आया आपको। तो उन्होंने गाना सुना, उनको बहुत पसंद आया, और रईस खान साहब ने मुझे खुद कहा था कि पास में सितार पड़ा था और यकायक मैंने सितार उठा लिया और मैंने पीसेस उसी गाने के बजाने शुरू किए, और मदन जी से कहा कि अगर मैं इस गाने में बजा रहा होता तो मैं शायद इस तरह बजा। बट हालांकि उस गाने में जो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, शिव कुमार शर्मा जी बजा चुके थे जी जी जी। तो मदन जी इतने एक्साइटेड हो गए वो सुन के जो उन्होंने पेश किया, उन्होंने उसी वक्त मद्रास ट्रंक कॉल बुक किया और AVM प्रोडक्शंस के लोगों से कहा कि मैं इस गाने को फिर से रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, और एक टोटली डिफरेंट ट्रैक बना जिसमें रईस खान साहब ने पहली बार मदन जी के लिए, और उसके बाद जब भी सोलो सितार की बात हुई तो जाहिर बात है कि रईस खान साहब ने ही बजाया। और वक्त ऐसा भी आया कि जब मदन जी ने अपने संगीत से, अगर आप आखिरी की कुछ फिल्में देखें तो सितार लगभग हट सा ही गया, क्योंकि वो रईस खान साहब के बजाने की प्लेइंग के इतने कायल थे, तो उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं बजाएंगे तो शायद मैं सितार रखूं ही ना। आई थिंक ये अर्ली 70s है, दस्तक, हंसते जख्म की रिकॉर्डिंग हो चुकी, दिल की राहें। और फिर मदन जी ने एक और बात की, उन्होंने सितार खुद सीखना शुरू की। तब तक सितार को तो समझते थे, लेकिन बतौर शमीम अहमद, उस्ताद शमीम अहमद जो रविशंकर जी के शिष्य थे, उनसे सितार की तालीम लेना शुरू की, उनसे गंडा बंधवाया उन्हें। लेकिन किसी फिल्म में उसके बाद सितार प्रधान गाना कभी नहीं बना। अब रईस नहीं है, मैं सितार ही नहीं यूज करूंगा। बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो उन्होंने मॉडर्न
म्यूजिक को अपनाया उसके बाद, और सितार को छोड़कर, और जो ये तुम जो मिल गए हो जैसा जो म्यूजिक बना उसके बाद। जी बिल्कुल। और फिर उस वक्त नई दो पीढ़ी के स्टार्स भी आ गए थे। परवाना एक फिल्म थी उनकी जिसमें अमिताभ बच्चन जी थे, नवीन निश्चल थे, उसमें एकदम मॉडर्न म्यूजिक है। तो उन्होंने अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश की, वक्त गुजरते वक्त के साथ अडेप्ट करने की कोशिश भी बहुत की। मदन जी का ये रूप भी बहुत लोगों को पसंद आता है, जो मॉडर्न म्यूजिक के साथ उन्होंने जो अपने आप को प्रस्तुत किया है, वो शायद उनकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा मेल भी खाता था। देखिए मदन जी म्यूजिक सुनते थे बहुत, वर्ल्ड म्यूजिक जिसे लोग आज कहते हैं, आज वर्ल्ड म्यूजिक की बड़ी चर्चा होती है। उस जमाने में मुझे अच्छी तरह से याद है कि कोई भी वेस्टर्न म्यूजिक का एल्बम आता था, एलपी आता था या कोई रिकॉर्डिंग आती थी, वो सबसे पहले मदन जी के पास आती थी। मदन जी सुनते थे, और अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद आती थी उस स्टाइल को इस्तेमाल करने में भी बिल्कुल हिचकिचाते नहीं थे। वेस्टर्न की बात कर रहे हैं तो एक किस्सा लता जी ने हमें सुनाया है कि जब वो पहली बार लंदन कॉन्सर्ट करने गई तो रेन ऑर्केस्ट्रा, वहाँ का बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है, उन्होंने साथ में संगत की, और पहले से लता जी ने अपने फेवरेट गाने कुछ उनको भेजे कि वो स्कोर्स नए तरीके से लिखें, जिनमें से मदन जी के काफ़ी गाने तो थे ही, और उन्होंने खास करके 2 गाने चुने रेन ऑर्केस्ट्रा ने, लग जा गले, और एक गाना था जो फिल्म से कट गया था हकीकत से, खेलो ना मेरे दिल से। तो रेन ऑर्केस्ट्रा के जो कंडक्टर थे उन्होंने ये दोनों गाने सुन के कहा ये किसका म्यूजिक है, ये क्या क्या कॉम्पोजिशन है, क्योंकि एक्चुअली इतनी मॉडर्न कॉम्पोजिशंस हैं दोनों, इतना ब्लेंड है कॉर्ड्स और हारमोनी का उसमें, कि शायद मदन जी का एक स्टैम्प बन गया था कि लोग कहते हैं गज़ल में बहुत प्रधान है या क्लासिकल म्यूजिक बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन उनका एक जो दूसरा पहलू था ये अब जाके लोगों को समझ आ रहा है क्योंकि इतना वैरायटी उनमें थी। आप देखिए कि लाइट गानों में भाई भाई फिल्म थी जिसमें एक गाना था कदर जाने ना, जो बेगम अख्तर जी का फेवरेट गाना है, मतलब वो ठुमरी अंदाज का गाना है, और एक है ए दिल मुझे बता दे तो किस पे आ गया, गीता दत्त जी का लाइट गाना है। लोग बिलीव भी नहीं करते कि ये मदन जी का गाना है, उनको लगता है शायद नैयर साहब का हो या बरबंदा का हो। जैसे कि आपने बताया अभी कदर जाने ना, उसके बारे में भी हम जरूर जानना चाहेंगे कि बेगम अख्तर जी का फ़ोन था और वो मदन जी से सुनना चाहती, ये आप बता रहे थे जिक्र इस बात का। बेगम अख्तर साहिबा की रिकॉर्डिंग सुनी हमने कि वो दिल्ली में थी शायद, और ये गाना उन्होंने वहाँ सुना रेडियो पे, और उस ज़माने में एसटीडी कॉल्स हुआ करते नहीं थी। कहती मैं अपने होटल के कमरे में कुछ काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे, और कहते हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए ये गाना सुन के कि उसी वक्त हमने फ़ोन उठाया और मैंने लाइटनिंग कॉल बुक किया मुंबई, और मदन जी से बात हुई, और कहते जितने भी लोग बैठे थे मेरे कमरे में, हम सब लोगों ने बारी बारी वो गाना मदन जी की आवाज़ में उन्हीं से सुना। जब तक हमारा दिल नहीं भरा वो कॉल चलता ही रहा। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मोरा बालम, बेदर्दी मोरा बालम, बेदर्दी कदर
बालम बेदर्दी कदर जाने ना हो कदर जाने ना लाख जतन करूं बात न माने दे बात न माने मेरा दर्द न जाने लाख जतन करूं बात न माने दे बात न माने मेरा दर्द न जाने कदर जाने ना ओ कदर जाने ना मोरा बालम बेदर्दी दी मोरा बालम बेदर्दी कदर जाने ना ओ कदर जाने ना मैं भी हूँ तेरी पिया दिल भी है तेरा आ भी जा कर ले भरोसा मेरा कर ले भरोसा मैं भी हूँ तेरी पिया दिल भी है तेरा आ भी जा कर ले भरोसा मेरा कर ले भरोसा कदर जाने ना ओ कदर जाने ना मोरा बालम बेदर्दी दी मोरा बालम बेदर्दी कदर जाने ना ओ कदर जाने ना समझ ना आए कैसे पी को मनाऊं मैं कह दे तो चीर के दिल भी दिखाऊं मैं समझ ना आए कैसे पी को मनाऊं मैं कह दे तो चीर के दिल भी दिखाऊं मैं कदर जाने ना ओ कदर जाने ना मोरा बालम बेदर्दी दी मोरा बालम बेदर्दी कदर जाने ना ओ कदर जाने उनकी वैरायटी और वर्सेटैलिटी शुरू से ही, अब जैसे आपने पहले भी जिक्र किया 1958 में कितनी फिल्में उनकी आई। एक अदालत थी जिसमें गजलें ज्यादा थी, साथ में अदालत में 3 गजलें जो लता जी की थी, एक वॉल्स बेस्ड ड्यूएट भी है आशा जी और रफी साहब का। इनका एक स्टाइल था और उसी साल में और भी फिल्में थी जिनका म्यूजिक एकदम अलग अंदाज का था। रवि जी, मुझे ध्यान आया कि मदन जी अपने जो सह गायक थे उनके फेवरेट जरूर थे, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा लता जी, रफी साहब, तलत साहब, आशा जी, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक के जो माहिर लोग हैं उनके बड़े फेवरेट थे। उस वक्त क्या था कि क्लासिकल म्यूजिक के जो बड़े दिग्गज लोग थे वो फिल्मी म्यूजिक को कम मान देते थे, उनको लगता था कि हल्का म्यूजिक है। लेकिन मदन जी एक ऐसे संगीतकार थे जिनको क्लासिकल वाले भी बहुत इज्जत देते थे। पंडित रविशंकर उनको बहुत मानते थे, भीमसेन जी बहुत मानते थे, क्योंकि मदन जी जाके हर साल सवाई गंधर्व फेस्टिवल में जाके सुनते थे और हर क्लासिकल फेस्टिवल में मदन जी मौजूद होते थे। हरि प्रसाद चौरसिया जी का पहला गाना मदन जी का था, फिर वही शाम वही गम। शिव जी बहुत मानते हैं मदन जी को। मुझे याद है कि बिस्मिल्लाह खान साहब, हमारे भारत रत्न, उनके साथ मैंने कई रिकॉर्डिंग्स एज अ प्रोड्यूसर की HMV के दिनों में, और वो फिल्म म्यूजिक में बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे। उन्होंने बजाया था गूंज उठी शहनाई में, उसके बाद फिल्मों में वो शायद म्यूजिक सुनते भी नहीं थे। तो जब मैं उन्हें मिलने गया बनारस की गली गली में जाके उनके एक छोटे घर पे, तो वो उनको पता था कि ये HMV से आ रहे हैं और शायद किसी ने कहा हो कि ये मदन मोहन के बेटे हैं। मैं कभी कहता नहीं था, हमारा नाम संजीव कोहली होता था, तो लोगों को ये कनेक्ट करना कभी कभी मुश्किल होता था। मैं जब अंदर गया हूँ, मुझे अब ये याद आ रहा है, तो बिस्मिल्लाह खान साहब ने अपनी शहनाई पे बजाया एक धुन मदन जी की, और फिर जब नीचे रखे शहनाई उन्होंने मुझे कहा, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ। मतलब वो आपकी नज़रों के अंतर के एक हिस्सा है।
मुझे फिर महसूस हुआ कि बिस्मिल्लाह खां भी मदन जी को पसंद करते हैं, उन्होंने सोच के रखा था कि मैं सुनाऊंगा इस लड़के को ये। तो ये जो इज्जत लोगों से मिलती है उनके जाने के बाद, ये जाहिर करती है कि भाई वाकई उन्होंने अच्छा काम किया। पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, तुम्हारी याद आए। रवि जी, 1964 एक साल ऐसा था जिसमें मदन जी की 8 फिल्में आई। शायद फिल्में नहीं चली, लेकिन संगीत उन 8 फिल्म का आज तक लोगों को पसंद है। और मैं उस दिन सोच ही रहा था, मैं जब ये वेबसाइट पे हम डाल रहे थे, कि कितनी वैरायटी है उन 8 फिल्मों में एक ही साल में। अब वो 8 फिल्मों के नाम अगर मैं आपको गिनाऊं तो जहां आरा, वो कौन थी, पूजा के फूल, शराबी, सुहागन, हकीकत, आपकी परछाइयाँ, हर फिल्म में गाना कोई ना कोई आज भी लोग सुनते हैं। और हर फिल्म के हर गाने में इतनी वैरायटी है, लाइट गाने हैं, वेस्टर्न गाने हैं, क्लासिकल गाने हैं, गज़लें हैं। और ये जो 8 फिल्में आप बता रहे हैं, इसमें एक और कमाल की बात है कि इसमें 8 में अलग अलग गीतकारों के साथ काम किया है। ऐसा भी नहीं कि एक के साथ जुड़े हैं और एक के साथ जो एक साझा बन जाता है। बिल्कुल। अब कुछ बातें जैसे कि हम वो चर्चा कर रहे थे कि पहली फिल्म जब थी उसमें लता जी उनके साथ नहीं थी, और वो अक्सर कहा जाता है कि वो उसके बाद से उनका एक साझा बना। तो पहली फिल्म थी आंखें उनकी। ये किस्सा मैंने लता जी से ही खुद सुना था कि लता जी से एक्चुअली मदन जी की पहली मुलाकात तब हुई थी जब शहीद नाम की एक फिल्म बन रही थी मेरे ग्रैंडफादर के स्टूडियो में, फिल्मिस्तान स्टूडियोज में। शहीद फिल्म के लिए लता जी और मदन जी ने एक साथ में डुएट गाया था बच्चों का। शहीद पहले थी बॉम्बे टॉकीज की फिल्म। हमारे जो ग्रैंडफादर थे, हमारे दादाजी, वो बॉम्बे टॉकीज में सीनियर मैनेजर थे। फिर बाद में उन्होंने जाके फिल्मिस्तान स्टूडियो शुरू किया मुखर्जी साहब के साथ। तो उनकी मुलाकात तब हुई और तब मदन जी ने उनसे कहा कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाला हूं बहुत जल्द, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी पिक्चर में गाना गाएं। क्योंकि जब पहली पिक्चर उन्होंने साइन की और उन्होंने लता जी को ये पेशकश भेजी, कहती किसी न किसी वजह से मैंने उस पहली पिक्चर में गाना गाया नहीं। क्योंकि जब दूसरी पिक्चर की बात हुई गोयल साहब की फिल्म अदा के लिए, तो कहती मदन जी एक दिन अचानक मेरे घर पे आ गए और बड़े नाराज लहजे में कहा कि आपने मेरी पहली पिक्चर में गाना क्यों नहीं गाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बड़ी इमोशनल बातचीत हुई उस वक्त, और बैठ के उसी वक्त मदन जी ने अपनी जेब से एक राखी निकाली और उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि हालांकि आज राखी का दिन नहीं है, पर आप मेरे हाथ पे ये राखी बांधिए, आज से आप मेरी बहन हैं और उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आप जरूर गाएंगी मेले में, चाहता हूँ। और उसके बाद दुनिया जानती है कि लता जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है मदन जी के काम में। मायरे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की, मायरे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की, मायरे। डगर में बैठे मैला हुआरी मेरा आचरा, मुखड़ा है फीका फीका नैनों में सोहे नहीं काजरा, कोई जो देखे मैया प्रीत कवा से कहूँ माजरा,
फीकी डगर में बैठे मैला हुआ रे मेरा आचरा, लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी माई रे, हाँ माई रे, मैं कस कहूँ पीर अपने जिया की माई रे। चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे, भैया की छैया आके मिलते नहीं कभी सामरे, दुखिए मिलन का लेके कहा करूं कहाँ जाऊं रे, आंखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे, पाकर भी नहीं उनको मैं पाती माई रे, मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की माई रे, माई रे। मुझे ये सौभाग्य मिला कि लता जी के साथ काफ़ी उनके वर्ल्ड टूर कॉन्सर्ट्स में जाने का मैं डायरेक्ट करता था। तो गानों की लिस्ट
जब सुबह आज रात को अगर शो है तो लता जी की तरफ से मुझे आती कि आज ये गाने, क्योंकि उन्होंने समझो अगर 20 गाने गाने हैं शो में, करीब 50 गाने रिहर्स किए जाते थे शुरू में, म्यूजिशियंस ने नोटेशन लिखी होती थी। तो हम जब जाते थे शो में और मदन मोहन का गाना जब पहली बार शुरू करती कोई भी, तो जो तालियों की गूंज बजती, वो लता जी मुझे हमेशा बाद में देखा, तुमने देखा, और कई बार उनको अगले दिन के शो में गाने डालने पड़े जो ओरिजिनली नहीं थे, रिहर्स करने पड़े, क्योंकि इतनी फरमाइशें आती थी। तो ये कहीं एक है बात कि मैं नहीं कहता हूँ, दुनिया कहती है कि जो लता जी मदन जी का कॉम्बिनेशन है वो इतना पॉपुलर है, लोगों को इतना पसंद है कि शायद ऐसा कम ही हुआ हो। इनफैक्ट उत्तम सिंह जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि नैयर साहब, ओपे नैयर साहब, जिन्होंने शायद लता जी से कभी गवाया नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा कॉम्बिनेशन मेड फॉर ईच अदर, ये पैदा एक दूसरे के लिए हुए थे। एक ज्योतिष ने मदन जी की जब कुंडली बनाई थी तो मदन जी ने एक बार लता जी से कहा ये कि मुझे तो ये कहा गया था कि मेरी बीवी का नाम एस से शुरू होगा, मेरे 3 बच्चे होंगे, ये तो सब सही आया, लेकिन मेरी कुंडली में ये नहीं लिखा गया था कि मेरी जिंदगी में LM करके एक शख्स आएगी जिससे मेरी जिंदगी सब संवर जाएगी। तो सावरी सूरत मन भाई ये गाना है फिल्म अदा का, ये मतलब मदन जी लता जी को बहुत ज्यादा मानते थे, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। सावरी सूरत मन भाई रे पिया, थोड़ी सावरी सूरत मन भाई, सावरी सूरत मन भाई रे पिया, थोड़ी सावरी सूरत मन भाई। अरमानों ने ली अंगड़ाई, अरमानों ने ली अंगड़ाई रे पिया, थोड़ी सावरी सूरत मन भाई, सावरी सूरत मन भाई रे पिया, थोड़ी सावरी सूरत मन भाई। आपका घर मेरे ख्याल से तो एक मंदिर की तरह था, जहाँ लता जी का अक्सर आना जाना, रफ़ी साहब का आना जाना, तलत साहब का, और उनके मित्र भी जयदेव साहब, और आप ज़्यादा बता पाएंगे कि किस किस तरीके के शख्सियत वहाँ आया करती थी और किस तरीके का माहौल हुआ करता था। रफ़ी साहब की बात आपने कही, तो रफ़ी साहब के यहाँ से, रफ़ी साहब तो आते ही थे, रिहर्सल हमारे घर पे नहीं होती थी, म्यूज़िक रूम में होती थी जो सामने था, तो वो वहाँ ज़्यादा जाते थे, कभी कभी खाने पे भी आते थे घर। लेकिन ईद के दिन हमारे घर में सुबह सुबह आती थी रफ़ी साहब के घर से खीर, और वो खीर इतनी मीठी होती थी कि हम लोग कहते हैं रफ़ी साहब के घर से आई है तो ये ज़्यादा मीठी होगी। हम लोग प्यार से, जब मैं छोटा था, हम लोग रफ़ी साहब को मोहम्मद रफ़ी नहीं, मोहम्मद बर्फ़ी बोला करते थे, क्योंकि मतलब इतनी मिठास। तो रफ़ी साहब भी हमारे बहुत करीब थे। मुझे याद आ रहा है किस्सा कि ये मेरी पर्सनल ज़ाती बात एक है। मैंने जब पहली बार अपना MBA करके मैं आया और मैंने पहली नौकरी की,
तो वो कंपनी थी म्यूजिक इंडिया, पॉलीडोर। और पहला दिन मुझे कहा गया कि आप जाके रफ़ी साहब से मिलिए। वो इसलिए कि रफ़ी साहब उन दिनों थोड़ा HMV से नाखुश थे, और उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होता था आर्टिस्ट का और कंपनी का, और HMV में सारे आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्टेड थे, दादाजी, आशा जी, रफ़ी साहब, किशोर दा। तो रफ़ी साहब का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला था, तो मेरे बॉस ने मुझे कहा कि आप जाके रफ़ी साहब को मिलिए और एक रिलेशनशिप शुरू करिए। उनको लगा कि मदन जी का बेटा है तो इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है। मैंने रफ़ी साहब के घर फ़ोन किया और अपॉइंटमेंट मांगी, तो उनके ब्रदर इन लॉ जो उनके मैनेजर थे, ज़हीर भाई, उन्होंने मुझे बेरुखी से, जो होता है बिल्कुल मैं समझता हूँ, कहा कि रफ़ी साहब आज बिज़ी हैं, रिकॉर्डिंग में हैं। तो मैंने फिर पता लगाया कि रफ़ी साहब की रिकॉर्डिंग उस दिन कहाँ है। पता चला कि हमारे करीब एक स्टूडियो है, फिल्म सेंटर। तो मैं वहाँ पहुँच गया और वहाँ ज़हीर भाई बाहर खड़े थे, जिनको मैं बचपन से देखता था, लेकिन मैं बहुत बदल चुका था उन दौरान, तो शक्ल पहचानी नहीं गई। तो मैंने कहा, ज़हीर भाई मैं आया हूँ, मुझे रफ़ी साहब से। कहते आप शर्म नहीं आती, रिकॉर्डिंग चल रही है और आप यहाँ पहुँच गए हैं। उनका कहना बिल्कुल सही था, लेकिन मैं डरा था कि मेरे पहला दिन नौकरी का है और ये मेरे को साबित कर रहा है कि मैं रफ़ी साहब से मिल के आया हूँ। तो मैं बाहर खड़ा, थोड़ा डिजेक्टेड, मेरे आँख में शायद थोड़े थोड़े आंसू भी थे कि इसी स्टूडियो में मैं अपने पिताजी के साथ इतने शान से आया करता था फिल्म सेंटर में, और अब मुझको अंदर जाने को नहीं मिल रहा है। उस वक्त सडनली दरवाज़ा खोला और RD बर्मन साहब बाहर आए। उनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी और राज कपूर साहब भी अंदर बैठे थे। मैंने सोचा पंचम और राज कपूर और रफ़ी साहब, ये क्या कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक RK फिल्म्स में फिल्म बन रही थी, बीवी ओ बीवी, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। पंचम जी ने मुझे देखा और कहा, अरे तुम मदन जी के बेटे हो? कई सालों बाद मुझे देखा। मैंने कहा जी, क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने कहा मैं रफ़ी साहब से मिलने आया हूँ, मुझे मिलना नहीं दे रहे। उन्होंने रफ़ी साहब को वहाँ कंट्रोल में बुलाया और इतने प्यार से रफ़ी साहब मुझे मिले हैं, राज साहब इतने प्यार से मिले। मतलब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मदन जी की इतनी इज्जत होती थी लोगों में कि हमें उसका कितना फिर फ़ायदा, या हमें इतना प्यार उनकी वजह से ही मिलता था, और ये उनके काम की वजह से। रफ़ी साहब जिस दिन गुजरे हैं उसके एक दिन पहले, ये बहुत दुख भरी बात है मेरे लिए, इसलिए कि हम लोग एक एल्बम कर रहे थे और रफ़ी साहब की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, उसका कवर बना रहा था। रफ़ी साहब की तस्वीरें बहुत कम होती थी उस वक्त तस्वीरें लेने का इतना वो नहीं था। और रफ़ी साहब की एक बात ज़रूर थी कि वो हर तस्वीर में रफ़ी साहब देखेंगे तो स्माइल कर रहे हैं, उनकी मुस्कान ही मुस्कान है। तो अगर हम दर्द भरे गीत भी CD निकालते थे तो रफ़ी साहब की मुस्कान भरी तस्वीर होती है। हम ढूंढते रफ़ी साहब कहीं तो सीरियस लगे, लेकिन वो बहुत कम से मिलती थी। तो मैं रफ़ी साहब से कहा, हम एक कैमरामैन लेके आ रहे हैं। रफ़ी साहब सारा दिन वो फ्री थे उस दिन, रिकॉर्डिंग नहीं थी क्योंकि उस वक्त वो कम भी गा रहे थे, और उन्होंने बैठ के सारा दिन शूटिंग हमारे साथ तस्वीरें की, अलग अलग पोज, कुर्ते बदले, हारमोनियम लेके। लेकिन एक गाना थ्रू आउट वो हारमोनियम पे बजाते रहते थे, और चाहे मुझे खुश करने के लिए, लेकिन वो मुझे कहते थे ये मेरा सबसे फेवरेट गाना है, और वो था तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा, फिल्म नौनिहाल का, मदन जी का गाना। तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा।
जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो। रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा, रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। आप सुन रहे थे संगीतकार मदन मोहन के बेटों संजीव कोहली और समीर कोहली से पत्रकार रविराज प्रणामी की बातचीत पर आधारित वो श्रृंखला जिसे हमने कहा है ये थी दूसरी कड़ी। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। यादों का ये कारवां अगले हफ्ते भी जारी रहेगा। तो अगले हफ्ते आज ही के दिन शाम 4 बजे जरूर सुनिएगा। याद